हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में विलियन का अंतिम वीडियो जो है जारी किया था। इस तरीके से विलियन चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस वीडियो में हम कुछ नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आप अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास या आप जो नेचर में देखेंगे एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के जो है बहुत सारे रूप हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जाएं। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। तो उन्हीं ऊर्जाओं में से आज हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंध के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इन दोनों के बीच की ऊर्जा की बात है, तो यह जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के माध्यम से समझते हैं। तो जहां पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अध्ययन करेंगे, उस चैप्टर का नाम जो होगा वो विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ठीक है। तो चलिए, हर बार की तरह आप कॉपी पेन तैयार रखिए और इस नए चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है सभी मिलकर साथ में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम अपने इस टॉपिक की ओर जाते हैं। ठीक, तो क्या नाम है टॉपिक का? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे विद्युत रासायनिक सेल से। ओके, कहां से शुरुआत करेंगे? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल में जो होगा, इसमें इसके उदाहरण से समझेंगे जो कि विद्युत रसायन में आता है। तो विद्युत रसायन एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? वह केमिस्ट्री विद्युत रसायन जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इन दोनों ऊर्जाओं के बीच संबंध का जिस रसायन में अध्ययन करते हैं उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। तो जो विद्युत रसायन का जो एक मुख्य उदाहरण है, उनमें आते हैं विद्युत रासायनिक सेल। कौन आते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। तो इन विद्युत रासायनिक सेलों में हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के प्रोसेस को सीखते हैं। ठीक, ओके, क्लियर है। तो ये जो विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, इन विद्युत रासायनिक सेलों में गैल्वेनिक और वोल्टी सेल जो है आते हैं। ओके, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल आते हैं। ओके, तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल वे सेल हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा जो होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पे किन की बात होगी? विद्युत रासायनिक सेलों की। तो इसी विद्युत रासायनिक सेल में जो आएगा वो है कौन कौन से? गैल्वेनिक
या फिर वोल्टी, वोल्टी सेल, गैल्वेनिक या वोल्टी सेल। ठीक, गैल्वेनिक या वोल्टी सेल किनको कहेंगे? वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता होती है या परिवर्तित करते है ना। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसे सेलों को गैल्वेनिक या वोल्टी सेल कहते हैं। वोल्टी सेल कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक या वोल्टी सेल जो है ये विद्युत रासायनिक सेल हैं। तो गैल्वेनिक या वोल्टी सेल ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ओके, ठीक है भाई, ऐसे सेलों को ही क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक या वोल्टी सेल कहा जाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो गैल्वेनिक या वोल्टी सेल हैं, जो कि एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल हैं, इनका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, वह है डेनियल सेल। ओके, डेनियल सेल है ना। ओके, तो गैल्वेनिक या वोल्टी सेल की क्रियाविधि को समझाने के लिए हम उदाहरण के रूप में लेंगे डेनियल सेल को। ओके, इसको लेंगे डेनियल सेल। इसकी क्रियाविधि कैसी है, कैसी बनावट है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। तो इसका उदाहरण है डेनियल सेल। ओके, समझ आ रहा है? विद्युत रासायनिक सेल, ठीक, विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत गैल्वेनिक और वोल्टी आते हैं। इस गैल्वेनिक और वोल्टी का उदाहरण है डेनियल सेल। ठीक, ये डेनियल सेल जो होता है, इसके माध्यम से ही हम क्या करेंगे? गैल्वेनिक और वोल्टी सेल का पूरी क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, विद्युत रसायन किसको कहते हैं? उस रसायन जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन करने वाला जो भी सेल होता है वह विद्युत रासायनिक सेल है। इस विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आते हैं गैल्वेनिक या वोल्टी सेल, और इस गैल्वेनिक या वोल्टी सेल का उदाहरण है डेनियल सेल। ओके, ठीक है, चलिए जब इस सेल का निर्माण करेंगे तो सेल में कुछ धातु लेंगे जिसका हम इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। तो वहां पे जिस तरीके के धातु लेते हैं उन पे अगर चर्चा करें तो नॉर्मली जिंक और कॉपर। तो हम यहां देखते हैं, मान के चलो एक मेटल जिंक है और दूसरा मेटल कॉपर है। जिंक और कॉपर, ओके। तो जिंक जो होती है, इस जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, इन दोनों में से अधिक क्रियाशील। ओके, इन दोनों में से
जिंक और कॉपर में से जिंक अधिक क्रियाशील है। वहीं कॉपर की बात करें तो जिंक से ये कम क्रियाशील ओके। तो इन दोनों धातुओं में से, दोनों मेटल में से जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसका, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उस वाले धातु का जो है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्लियर है? इन दोनों धातुओं में से जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है उस धातु का ऑक्सीकरण होता है और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उस धातु का अपचयन होता है। क्लियर है? तो यहां पे जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? अब बात आती है कि ये ऑक्सीकरण क्या है और ये अपचयन क्या है। ठीक, तो अब ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं या कब कब होती है, कैसे होती है, और ये अपचयन। ठीक, तो ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण जो होने की स्थिति है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। तो हम बारी बारी से यहां पे शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। एक इस तरीके से होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब, एक मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। दूसरा होता है किसी तत्व से या यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना। किसी यौगिक से ही, किसी रिएक्शन में जो है क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन अगर कहीं से निकलता है तो हाइड्रोजन का निकलना, निकलने के बाद जो बच गया तो हाइड्रोजन निकल गया तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब भी जो है ऑक्सीकरण है। तीसरी है इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तब भी ये जो है ऑक्सीकरण है। चौथा है कि उस परमाणु या उस तत्व का, जो भी तत्व है, धातु है, उसके ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। किसका? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ठीक, तो ऐसी स्थितियों में वो सब के सब क्या है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक, ऑक्सीकरण कब कब होता है? ऑक्सीजन जुड़ गया किसी में तो भी वो क्या है? ऑक्सीकरण है। किसी से हाइड्रोजन निकल गया तो भी ऑक्सीकरण है। किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन संख्या अगर बढ़ जाता है तब भी क्या है? वो ऑक्सीकरण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपचयन, कि किसी रिएक्शन में अपचयन कब कब होगा। ठीक, अगर वहां पे ऑक्सीजन निकल जाता है तो जो है वह अपचयन है, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन अगर निकल जाता है वहां से तो भी वो क्या कहलाएगा? अपचयन होगा उसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगी तो जिसमें जुड़ गया है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या है? अपचयन है। ठीक, ऑक्सीकरण में क्या था? इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहां पे इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये जो है अपचयन है। ऑक्सीकरण क्या होता था? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो यहां अपचयन में होता है ऑक्सीकरण संख्या का कम होना।
तो ये स्थितियां हैं जिसमें किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन होती है। ठीक, सेल का निर्माण में इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, तो वहां हम मेटलों का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ जिंक और कॉपर मेटल लिया, तो जिंक जो है इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, तो जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसका ऑक्सीकरण होता है उस सेल के रिएक्शन के अंदर, क्रियाविधि के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक का। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं दूसरा जो मेटल है वह कॉपर है। कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है, जिसकी क्रियाशीलता कम हो रही है उसमें इलेक्ट्रोडों में, तो उसका अपचयन होता है। और अपचयन होने, कब कब अपचयन होता है? ऑक्सीजन अगर निकल जाता है उससे तो भी अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, और ऑक्सीकरण संख्या का कम होना अपचयन है। तो ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इनके परिभाषा आप लोग बना लेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह उसमें ऑक्सीकरण। ओके, तो इन परिभाषाओं को देख लेंगे, इन सभी से आप अलग अलग तरीके से परिभाषाएं बना सकते हैं। ठीक, चलिए भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक, तो हमने देखा कि जब सेल का निर्माण करते हैं तो वहां पे जो मेटल लगाते हैं, जो धातु यूज करते हैं, जैसे कॉपर और जिंक हमने लिया, तो इनसे जो है इलेक्ट्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोड। तो चलिए सीखते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और कैसे बनाया जाता है। ये जो हमने लिया अलग अलग उनके क्रियाशीलता के अनुसार जो हम लोगों ने मेटल लिया था उनको इलेक्ट्रोड के यूज में यूज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है इस पे अपन बात करते हैं। तो अब सीखेंगे इलेक्ट्रोड बनाना, सेल का इलेक्ट्रोड बनाना। अगर हमें किसी पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे उसी के आयन वाले किसी विलयन में डुबाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है, जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे उसी के आयन वाले विलयन में डुबाने से इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है भाई, जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे उसी के आयन वाले उसी के आयन वाले विलयन में डुबाने पर उस धातु का जो है इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है, हमें जिस भी धातु या मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे उसी के आयन वाले किसी विलयन में डुबा देते हैं, तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए सीखते हैं कि जो डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसे होता है, और कभी सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो बनता कैसे। ठीक है, तो यहां पे एक ट्रिक यूज करते हैं, वो ट्रिक है लोन। लोन ट्रिक क्या है? लोन, जिसमें अगर देखें L O A
N। ये एक महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसके माध्यम से सेल को बनाने में हमारी हेल्प होगी। ठीक, L का मतलब यहां है लेफ्ट। ठीक, जो लेफ्ट साइड होगा, जो भी इलेक्ट्रोड, उसकी बात हो रही है। लेफ्ट उस इलेक्ट्रोड को रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण। ओके, ठीक। और जो ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे। उस इलेक्ट्रोड का क्या नाम होगा? एनोड होगा। और जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो चार्ज है, जो आवेश है, वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक, लेफ्ट मतलब क्या? बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीकरण। एनोड मतलब तो एनोड। ठीक, एनोड। नेगेटिव मतलब इसमें ऋण आवेश, ऋण आवेश होगा। तो इसको जो है हमको इस तरीके से लोन के रूप में समझ सकते हैं। ओके, ये आपके जानकारी के लिए है कि जब आप सेल बनाएंगे तो उसमें किस इलेक्ट्रोड को किधर रखें। आपने यहां सीख ही लिया कि इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, है ना। एक बार दिखाना पड़ेगा, चलो भाई दिखा के देखते हैं। तो हमारे पास दो मेटल हैं, एक है जिंक और दूसरा है कॉपर। तो जिंक का मेटल अगर हम लेते हैं, है ना, हमने लिया जिंक का मेटल, जिंक की धातु। जिंक की धातु को किसी ऐसे विलयन में डुबाएंगे जिस विलयन में जिंक के ही आयन हो। तो यहां विलयन है, मान के चलो, कौन से विलयन में जिंक के धातु होंगे? ऐसा विलयन को देखना है जिसमें जिंक के धातु हो। तो एक लवण है जिंक सल्फेट, जिसमें ये टूटेगा तो जिंक 2+ और SO4 2- देता है। तो यहां आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जिंक के आयन हैं। तो ये जो है ये जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में हमने क्या किया? जिंक को डुबाया। तो इस तरीके से यह एक इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक, वैसे ही आप अगर कापर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो कापर को लोगे और कापर को ऐसे विलयन में डुबाओगे जिसमें कापर के आयन उपस्थित हों। ठीक, तो एक लवण है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट जब टूटता है तो कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में ब्रेक होता है। तो ये इसके कारण यहाँ पे कॉपर के आयन उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे उसी के आयन वाले विलयन में डुबाने पर इलेक्ट्रोड बनता है। तो हमने जिंक लिया, जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया तो एक इलेक्ट्रोड बना। कापर लिया, कापर को कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो ये भी एक इलेक्ट्रोड बना। ठीक है, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? ठीक, नहीं भूलेंगे अब जिंदगी में कभी। ओके, अब जब हम सेल का निर्माण करते हैं तो वहां पर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं कि लेफ्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण होने वाले इलेक्ट्रोड जो कि एनोड होगा और जिसपे नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि सेल कैसे बनता है। इन सभी इलेक्ट्रोडों को जोड़ने से कैसे सेल बने। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, तो ये था इलेक्ट्रोड का बनना। लोन, LOAN, इसी ट्रिक से इलेक्ट्रोडों को हम जमाएंगे और सेल का निर्माण करेंगे। इस लोन में LOAN, इस L का मतलब है यहां पे लेफ्ट। लेफ्ट में
उसको रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। जिस का ऑक्सीकरण होता है वह एनोड, वह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, और इस एनोड इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वह नेगेटिव होता है। इस ट्रिक को फॉलो करते हुए हम सेल में इलेक्ट्रोडों को जमाएंगे। ठीक, तो इससे पहले हमने सीखा है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसे ऐसे किसी विलयन में डुबाना होता है जिसमें उसके आयन हो, तो वह एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। ओके, तो लेफ्ट में उसको रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए अपन देखते हैं, यह एक पात्र है या उपकरण है। इस उपकरण में हमने कॉपर सल्फेट, इसमें जो है जिंक सल्फेट है, इसमें जो विलयन है वह है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट विलयन होने के चलते यहाँ पे जिंक के आयन उपस्थित हैं। इस सॉल्यूशन में जिंक के आयन उपस्थित हैं। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे सल्फेट के भी आयन उपस्थित हैं। तो इस विलयन में जिंक के आयन और सल्फेट के आयन दोनों उपस्थित हैं। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक धातु लाएंगे जो धातु होगा जिंक का, और जिंक धातु का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। हमने इससे पहले देख लिया है। ओके, तो ये जिंक धातु है, जिंक धातु को हमने जिंक सल्फेट के एक विलयन में डुबाया, तो यह एक इलेक्ट्रोड बना, है ना, ये एक इलेक्ट्रोड बना। ऐसा ही एक दूसरा पात्र लेंगे, इस दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन को रखेंगे। ये जो विलयन है यहाँ पे कौन है, कॉपर सल्फेट। तो इस विलयन में कॉपर के आयन भी उपस्थित होंगे, कॉपर आयन, और इस विलयन में सल्फेट के आयन भी उपस्थित होंगे। ओके, SO4 2-। इसको इलेक्ट्रोड बनाना होगा तो यहाँ पे हमको कॉपर का धातु जो है डुबाना पड़ेगा। ये है किसका, कॉपर का। ठीक, तो इस तरीके से जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया तो एक इलेक्ट्रोड बना, और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो दूसरा इलेक्ट्रोड बना। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है, इधर कॉपर सल्फेट है, इनके विलयनों को जोड़ने के लिए एक U आकार की नली लेते हैं, जो नली दोनों ओर से ऐसे खुला रहता है और इस तरीके से दोनों विलयनों को आपस में जोड़ता है। इस U आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण सेतु। यहां किसी लवण का ही सॉल्यूशन घुला होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। इस लवण सेतु में घुले हुए विलयन को अगर अगर विलयन कहा जाता है। ओके, अगर अगर विलयन कहा जाता है। ठीक है भाई, इस लवण सेतु में जो विलयन है यह भी आयनों में ऐसे टूटता है। ओके, ठीक, अब तो हो गया, ये दोनों विलयन आपस में जुड़ गए। अब देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के साथ ऐसे बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाकर आपस में जोड़ देते हैं। ठीक,
इस तरीके से जोड़ने पर इसका परिपथ जो है पूरा हो जाता है। ठीक, इधर से इस विलयन से जुड़ा है लवण सेतु के माध्यम से, फिर ये इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, ऐसी व्यवस्था करने के पश्चात ये जो जिंक है, इस जिंक से इस जिंक का जो है ऑक्सीकरण होने लगता है, इस जिंक का ऑक्सीकरण होने लगता है। तो जब जिंक का ऑक्सीकरण होता है तो इस जिंक से आयंस जो है निकल के विलयन में चले जाते हैं। इस जिंक से जिंक आयन निकल के विलयन में चले जाते हैं। तो एक जिंक आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तब जिंक 2+ हुआ। तो यहां से इस तरीके से और भी जिंक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के विलयन में चले जाते हैं। ऐसा स्थिति ऐसे होते होते इस वाले इलेक्ट्रोड में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। ठीक, ओके, इस वाले इलेक्ट्रोड में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ये जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है तो कैसे होता है भाई, ये जिंक जो है, जिंक सॉलिड है, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो जिंक 2+ होके एक्वस में चले जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है 2- के रूप में वहीं बच जाता है। ये एक्वस यानी सॉल्यूशन में चले जाता है। ठीक है, ओके, जिंक का जब ऑक्सीकरण होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक से निकल जाते हैं, जो यहाँ पे हैं, है ना, एक एक का 2-2 है, निकल जाते हैं, वहां पे है। और जो जिंक 2+ हो जाता है वो आयन इस विलयन में चले जाता है। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे इस वाले इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन भरमार मात्रा में है। तो सेल में जो लेफ्ट साइड रहता है, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रोड जो है वह एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। और उस एनोड में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो लोन है इसी चीज को बताता है। लेफ्ट में उसको रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह एनोड होगा और उस एनोड पे जो चार्ज होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पे भर भर के है, इनकी संख्या यहां पे ज्यादा होता है। ये वैसी ही स्थिति है जैसे एक छोटे से रूम में हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बंद कर दें। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ बंद कर देंगे तो वो इस ताक पर रहेंगे कि दरवाजा कब खुलेगा और हम वहां से कब तेजी से निकल के बाहर जाएंगे। ठीक है, तो वैसी ही प्रतिस्पर्धा इन इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। तो जैसे ही इसको ये परिपथ मिल जाता है, इस परिपथ से इलेक्ट्रॉन आगे जाना स्टार्ट करते हैं। इन परिपथों से इलेक्ट्रॉन जो है इधर आगे बढ़ता है। ओके, इलेक्ट्रॉनों के जाने का इस गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ के माध्यम से पता चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पार होते होते दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रोड में पहुंच गए। अब यहां होता क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया तो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की ताक में कॉपर के पास विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन का जो कॉपर 2+ है, ये यहां पे रह के इंतजार करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करता है ना, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ता है और ये कॉपर के रूप में, सॉलिड के रूप में यहां पे अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को विलयन के जो कॉपर आयन होते हैं वो जा जाकर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके खुद अपचयित हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन कहलाता है। तो ये आके इसके
इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर में जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे यहां जमा होते जाते हैं इस इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ती जाती है। ठीक, यहां से जिंक के आयन निकल के जाते हैं तो इसकी मोटाई धीरे धीरे कम होने लगती, जो डूबा है वहीं पे, जहां डूबा है वहां इसकी मोटाई जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। इसकी मोटाई जितनी कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन जाके इधर इस विलयन के कॉपर आयन से जुड़ते जाते हैं और कॉपर यानी कि तांबा अवक्षेपित होकर यहां पर जमते जाता है। इस कॉपर के इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ते जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां पर कॉपर का अपचयन, कॉपर आयन का अपचयन करके कॉपर बना दिया। ठीक है, अब देखो इधर से आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉनों का इंतजार कर रहे हैं? कॉपर आयन। कॉपर आयन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे है ये जो इलेक्ट्रोड है वहां कैथोड कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से अवक्षेपित हो जाता है। ठीक, अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहां गति करता है ना, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये चीज जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की गति से ही विद्युत धारा प्रवाह होती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होती है। और इस तरीके से उस बैटरी से जो है हमको, जो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है, ये रसायन है, कॉपर सल्फेट रसायन है, जिंक सल्फेट रसायन है, इन बैटरी के इन रासायनिक पदार्थों से हमें करेंट यानी कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एक सेल का जो है क्रियाविधि होती है। ओके, ठीक, समझ में आया? लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो जो जिंक था वहां पे ऑक्सीकरण और जहां पे कॉपर है वहां पे अपचयन। तो जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड था वह इलेक्ट्रोड था एनोड और जो कॉपर वाला था वह था कैथोड। ठीक, तो कैथोड और एनोड में उस सेल के अंदर कैसी क्रियाएं होती? हमने देखा कि जो जिंक था, जिंक सॉलिड में से यानी कि जिंक ठोस था, जिंक ठोस में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वहीं रुक जाता है और जिंक आयन जो है विलयन में चले जाता है। ये कहां चले जाता है? एक्वस यानी कि विलयन में चले जाता है। ओके, एक्वस यानी विलयन में चले जाता है। तो हमने देखा यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ये भी तो एक है ना, किसी अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकले तो अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। कौन सी होती है? ऑक्सीकरण, है ना। हमने देखा था ना भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण। तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकलने वाला रिएक्शन है, यानी कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो गया? ऑक्सीकरण। वहीं अगर हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड में क्या था? वहां पे कॉपर के आयन इंतजार करते हैं, किसका? इलेक्ट्रॉनों का। कॉपर के आयन विलयन में डूबा हुआ है, क्षण कॉपर के आयन जो है आने वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं।
इलेक्ट्रॉन आता है और इस कॉपर आयन से जुड़ जाता है और ये कॉपर आयन कॉपर के रूप में अब वहां ठोस अवस्था में अवक्षेपित हो जाता है। ठीक, तो कैथोड पर कॉपर मुक्त होती है, कैथोड पे जो है कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, अब कॉपर द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये अपचयन। क्या होता है यहाँ पे? अपचयन। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन। ठीक है, तो इस तरीके से एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड में अपचयन की क्रिया होती है। कैथोड में ही कॉपर अपचयित होके मुक्त होती है। ठीक है भाई, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब परेशानी वाली बात क्या है कि हमने देखा कि ऑक्सीकरण होते समय जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन निकल निकल के जिंक सल्फेट के विलयन में चले जाते हैं। तो अब होगा क्या? जिंक सल्फेट के उस विलयन में जिंक आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना? जिंक आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो अब जो है वहां क्रिया धीमा हो जाएगा, करंट अब सप्लाई होना बंद होगा। ठीक, और दूसरी ओर कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर के आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन से जुड़ते जाते हैं और कॉपर के रूप में अवक्षेपित होते जाते हैं। तो विलयन में कॉपर आयनों की संख्या कम होगी, है ना? ठीक, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है? ये कैसे सॉल्व होता है? ठीक, इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है इस तरीके से सेल है, यहां पे कॉपर सल्फेट, तो इसमें जिंक सल्फेट था, जिंक और सल्फेट के आयन इसमें भर भर के थे। तो होता क्या है, यहां पे जिंक आयन निकल के यहां आते हैं तो इस आयन में जिंक की संख्या, जिंक आयनों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना? ये दोनों किससे जुड़े हैं? लवण सेतु। लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड अगर अगर, ठीक, ऐसे इधर भी। तो एक समय में क्या होता है, एक समय में इस विलयन में जिंक ही आयनों की संख्या अधिक होगी। ठीक, तो जिंक आयनों की संख्या यहां अधिक होता है, तो इन जिंक आयनों की संख्या अधिक ना हो इसको बनाए रखने के लिए इस अगर अगर सॉल्यूशन में से जो क्लोराइड है वो आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में से कौन आता है? क्लोराइड। यहाँ पे क्लोराइड आके जुड़ता है। तो देखिए कैसे जुड़ता है, जिंक 2+ में ये एक्वस में है यानी कि विलयन में, बाहर से कहां से? इस लवण सेतु में से क्लोराइड आयन आता है, जुड़कर जिंक क्लोराइड बनाता है। ठीक, और वो जो अवक्षेपित होकर यहीं जम जाता है। तो इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में जिंक आयन की संख्या जो बढ़ रहा था उसको कंट्रोल कर देता है। कौन? लवण सेतु का क्लोराइड आयन। ठीक, वैसे ही दूसरी ओर क्या हो रहा था, यहां से जो भर भर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो जाते हैं इस ओर। यहां पर आने से विलयन के जो कॉपर आयन होते हैं ये यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और कॉपर में इसके ऊपर अवक्षेपित हो जाते हैं, इसकी मोटाई बढ़ते जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस सॉल्यूशन में कॉपर आयनों की संख्या कम हो जाती है, सल्फेट आयन तो रहते ही हैं, है ना? तो ये कॉपर आयन की संख्या कम ना हो, है ना, कम ना हो इस सॉल्यूशन में, या फिर इनकी संख्या सल्फेट
सल्फेट की संख्या को मैनेज करने के लिए यहां से आता है पोटेशियम आयन और ये सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, सल्फेट के साथ जुड़ के ये बनाता है K2SO4 जो इस सॉल्यूशन में रह जाता है। ठीक, तो जितने भी सल्फेट हैं फिर चले जाते हैं, है ना, क्योंकि भाई कॉपर यहां से चले जाता है तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रहती है, तो जितने भी ज्यादा हुए हैं उनको पोटेशियम जो है क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट में बदल देता है, फिर कॉपर और इनकी संख्या बराबर हो जाती है, आयनों की संख्या बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है और दोनों ओर जो है ये रिएक्शन मैनेज होते जाते हैं। ठीक, ओके, तो आयनों की संख्या की भरपाई होती जाती है और ये परिपथ में से करंट मिलता जाता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड देखा, लवण सेतु देखा, किस तरीके से काम करता है ये देखा। अब देखते हैं उसमें अंदर होने वाली अभिक्रिया जो होती है उसको कहते हैं सेल अभिक्रिया। ठीक है, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया। ठीक, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रोड में जो अभिक्रियाएं होती हैं वे अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। तो जैसे हम देखें ऑक्सीकरण के लिए, देखें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के लिए अर्ध अभिक्रिया। ओके, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किस में होता है? जिंक वाले इलेक्ट्रोड में। तो जिंक जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस रहता है तो उसको जिंक सॉलिड इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अब होता क्या है, जिंक सॉलिड से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जिंक आयन बन जाता है। ये जो जिंक आयन है आयन बन के विलयन में चले जाता है जिसको एक्वस कहते हैं। ओके, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पे निकला है इसीलिए यहां क्रिया किसकी है? ऑक्सीकरण की। मैं 1-2 रिएक्शन तक लिख दूंगा ऐसे, उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। ठीक, उन 4 पॉइंट को अच्छे से कंठस्थ कर लेना। ठीक, तो ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक, अब नेक्स्ट है दूसरी अभिक्रिया है अर्ध अभिक्रिया, जो कि अपचयन का है। अपचयन, तो अपचयन होता है कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर सॉल्यूशन में विलयन में घुले हुए कॉपर आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन का बेसब्री से इंतजार में रहते हैं। जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड से यहां आता है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके कॉपर जो है कॉपर सॉलिड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इस पर होने वाली जो क्रिया है ये अपचयन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, अब इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को, है ना, अर्ध सेल अभिक्रिया, ये दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया, इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ते हैं। तो यहां जो जो कैंसल होने वाला है वो कैंसल कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन उधर, ये कैंसल होगी, बाकी सब अलग अलग है। अब इसको एक साथ लिखेंगे। जैसे अगर आपको समझना यहाँ कुछ नहीं है तो यहां से 0 लगा सकते हैं कि इसके ऊपर में कोई भी आवेश नहीं है। वैसे ही इधर कॉपर के ऊपर में 0 डाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जिंक
सॉलिड, इधर वाला इस तीर के इस पार वाले को एक साथ लिखना, जिंक सॉलिड, फिर प्लस कॉपर, कॉपर 2+ और यहां पे एक्वस, ठीक, जिंक प्लस कॉपर 2+, ओके, एक्वस। अब तीर के उस पार जो जो है ये जिंक 2+ एक्वस, फिर ये प्लस कॉपर का, तो ये जो दिख रहा है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, ये दोनों आपस में है ना रिएक्ट करते हैं। उसके बाद इसके प्लस इसका जो 2+ है वो इसके से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों जुड़ के जो है एक समीकरण बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक। तो ये समीकरण जो है ये क्या है, एक सेल अभिक्रिया है, ठीक। इसी अभिक्रिया के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया, ठीक। जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है, देख पाएंगे यहां इसका ऑक्सीकरण संख्या, इस वाले जिंक का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0 है। तो ये 0 से जिंक कितना हो गया, 2+ हो गया, 2+। तो 0 से 2 हुआ मतलब क्या हुआ है, ये बढ़ा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ओके। ये लो एक और कंडीशन वाला आ गया, ऑक्सीकरण का बढ़ना ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कॉपर है, कॉपर 2+ के रूप में, और यहां जाके कॉपर 0 हो जाता है। यहाँ कॉपर का 2+ है ना, इधर जाके 0 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, कम हो गया, ऑक्सीकरण नंबर जो होता है ये कम हो गया। अब जब ऑक्सीकरण नंबर कम हुआ तो ये अपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि एक साथ एक ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, ठीक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब साथ साथ ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक। और ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इसी इक्वेशन को या अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया, है ना। इन सेल में होने वाली अभिक्रियाएं सेल अभिक्रियाएं, और जिसमें एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हो तो उसे क्या कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था भाई सेल अभिक्रिया, तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो इस तरीके से आज हमने विद्युत रासायनिक सेल की शुरुआत की, जिसमें हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल, इसके जो गैल्वेनिक और वोल्टी टाइप के सेल आते हैं और इनका उदाहरण जो है डेनियल सेल होता है। फिर हमने देखा ऑक्सीकरण अपचयन ये कब कब होते हैं, ठीक। फिर हमने जाना कि इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, इलेक्ट्रोडों का संयोजन करके हम सेल कैसे बनाते हैं। सेल जब बनता है, लवण सेतु क्या है और लवण सेतु के जो है में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, किस तरीके से काम करता है। फिर अंतिम में हमने देखा सेल अभिक्रिया, ठीक, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया में हमने पाया कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ होते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, अगर आपको रिटर्न हाथों से लिखी हुई जो नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी अपलोड होता है, ठीक। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हैंड रिटन नोट्स जो है आपको शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारे साथ रहकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों तक भी इसको
फैलाइए ताकि उनको भी इन लेक्चर्स के लाभ मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने सफर में कामयाब होंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।